Hi friends, very welcome over here. I am Rakesh Singh and you are watching my study channel Charisma Study Zone. In this video, we are going to make a study about Jan Kids part 3rd. Now let's go and start it. क्वेश्चन नंबर जो यहाँ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर जो इस पोएम की लाइनें दी गई हैं, आपको इन लाइनों पर आधारित नीचे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको आंसर बताना है। यह लाइन दिया गया कि एस आई मस्ट पास देम फॉर ए नोबल लाइफ। एस आई मस्ट पास देम फॉर ए नोबल लाइफ। हाँ, मैं उनके लिए एक और भी श्रेष्ठ जीवन प्रदान करूँगा। वेयर आई मे फाइंड एगनीज, जहाँ पर मैं दुख पा सकूँ। द स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, और मानव हृदय के लिए संघर्ष। अवश्य ही मैं एक श्रेष्ठ जीवन उन्हें प्रदान करूँगा। वेयर आई मे फाइंड एग्नी, जहाँ पर मैं दुख प्राप्त कर सकूँ। द स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, और मानव हृदय के लिए संघर्ष। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम क्रिएशन डू यू फाइंड इन लाइन्स। इन पंक्तियों में कवि की रचना के किस गुण को आप प्राप्त करते हैं। यानी जो लाइनें दी गई, इस लाइन से कौन सा गुण कवि ने मेंशन किया है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी राइट होगा, अ ह्यूमैनिटेरियन, यानी मानववादिता का गुण इस लाइन में दिया गया है। यह जो लाइन दिया गया है, यह लाइन जॉन कीट की स्लीप एंड पोएट्री से लिया गया है। स्लीप एंड पोएट्री, जॉन कीट का जो स्लीप एंड पोएट्री है, स्लीप एंड पोएट्री से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इन विच ऑफ हिज ओट्स किड्स वंडर्स डू आई मेक हर स्लीप। इन विच ऑफ हिज ओट्स जॉन कीट्स वंडर। जॉन कीट का वो कौन सा ओड है जिसमें उन्होंने हैरानी व्यक्त किया है। डू आई मेक हर स्लीप, डू आई मेक हर स्लीप, यह जो लाइन है यह किस ओड में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओ टू ए नाइटिंगेल, यानी ओ टू नाइटिंगेल में यह आया हुआ है। ओ टू नाइटिंगेल जो रियलिटी और प्रकृति के साथ एकीभूत होने की रोमांटिक आइडियल के बीच यह संघर्ष की सीरीज है। यानी इसमें रियलिटी और प्रकृति के साथ यूनाइट होने की और रोमांटिक आइडियल के बीच एक जंग की सीरीज का विवरण दिया गया है। तो ये पंक्तियाँ ओटो नाइटिंगेल की हैं। नाउ द नेक्स्ट, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। यहाँ वह व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम जल में लिखा हुआ है। हु इज हियर स्पोकन ऑफ, यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स। तो यह है हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। यहाँ वह व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम जल में लिखा हुआ है। यह लाइन जॉन कीट के लिए आया हुआ है। यानी जॉन कीट के एपिटैफ के ऊपर जो उसका समाधि लेख है, जॉन कीट का जो एपिटैफ है, जो समाधि लेख है, इसके ऊपर ये पंक्तियाँ इंस्क्राइब की गई हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय किड्स कंटेन ए हाइपीरियन। आपको बताना है कि विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री का वह कौन सा वॉल्यूम है
कंटेंट ए पोइम हाइपेरियन, जिसमें हाइपेरियन पोइम को रखा गया है। हाइपेरियन पोइम जो है वह जानकीट का कौन सा पोएट्री वॉल्यूम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह थर्ड वॉल्यूम है। यानी जानकीट का यह थर्ड वॉल्यूम है जो 1820 में 1820 में आया था। इस 1820 के थर्ड वॉल्यूम में, जिसमें लामिया, हाइपेरियन और दूसरी कविताएं जो कि रखी गई थी। हाइपेरियन जो कि जानकीट का एक एबंडेंट एपिक पोइम है, यानी यह एक महाकाव्य है और इसे जो है कि जानकीट ने पूरा नहीं कर पाया था। और इसमें यह कहानी टाइटोनोमेकिया के कथानक पर आधारित है, जिसमें टाइटन की निराशा उस समय दर्शाई जाती है जब वे ओलंपियन से हार जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वॉल्यूम। नाउ द नेक्स्ट, जानकीट वाज ए विक्टिम ऑफ रैप ऑन द नकल्स। जानकीट वाज ए विक्टिम ऑफ रैप ऑन द नकल। जानकीट जो कि रैप ऑन द नकल के शिकार हुए। द अंडरलाइन इडियम डिनोट्स, ये जो रैप ऑन द नकल जो यहाँ पर जो फ्रेज दिया गया, इस फ्रेज का क्या मतलब है आपको बताना है। यह जो इडियम है रैप ऑन द नकल, यह किस बात को मेंशन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीवियर क्रिटिसिज्म, यानी कठोर आलोचना। यानी कठोर आलोचना को यह रिफ़र करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ल्ड ही चोज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। आपको यह बताना है नीचे जो फ्रॉम द फॉलोइंग नेम ऑफ द ऑथर, नीचे दिए गए लेखकों के जो नाम हैं उनमें से आपको उस लेखक का नाम बताना है जिसके ग्रेव के ऊपर, जिसके कब्र के ऊपर वे शब्द जो है खुदे हुए हैं, जिसे उन्होंने स्वयं ही चुना है। जैसा कि लाइन यहाँ पर दिया गया, हियर इज वन हुज नेम इज रिटन वाटर। यहाँ वह व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम जल में लिखा हुआ है। तो किसके समाधि के ऊपर यह शब्द आया हुआ है, जिसने यह कहा था कि हमारे समाधि के ऊपर, यानी हमारी एपिटैफ के ऊपर इन्हीं शब्दों को इनस्क्राइब किया जाए। तो उस पोइट का नाम या राइटर का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स इसका राइट आंसर है। जॉन कीट्स जिनका जन्म 31 फरवरी 1795 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ जो कि 23 फरवरी 1821 को हुआ था। मात्र 25.5 ईयर्स में यह मर चुके थे, यानी 25.5 साल की अवस्था में इनका देहावसान हो गया। मरने के बाद इन्हें प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में दफन किया गया, जो कि रोम इटली में पड़ता है, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट 40, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस, यानी किस प्रोफेशन व्यवसाय के लिए जॉन कीट को लाइसेंस प्राप्त था, बट नेवर प्रैक्टिस इट, लेकिन कभी उन्होंने इसका प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट को इन्होंने लाइसेंस से प्राप्त किया हुआ था, लेकिन कभी भी इन्होंने इसका प्रैक्टिस नहीं किया। 1811 में 1811 यानी 1811 में जॉन कीट जो कि एडमंटन में एक सर्जन के अप्रेंटिस बन गए थे। एडमंटन में 1811 में एक सर्जन के अप्रेंटिस बन गए और जुलाई 1815 में यह काउडिन लेहंट के प्रभाव में आकर इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ दिया और स्वयं अपने आप को पोएट्री के प्रति समर्पित कर लिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फार्मासिस्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स।
जानकीट के द्वारा किस बुक का ट्रांसलेशन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनियड। यानी इनियड का ट्रांसलेशन जानकीट के द्वारा किया गया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट कॉज्ड जानकीट्स डेथ? जानकीट की मौत किस वजह से हुआ? आपको बताना है जानकीट का मौत किस वजह से हुआ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस और कंसप्शन। डियर फ्रेंड्स, यहाँ कभी कभी ऑप्शन में ट्यूबरकुलोसिस और कभी कभी कंसप्शन दिया होता है, तो दोनों ही वर्ड्स का मतलब है टीबी या क्षय रोग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट, हु सेड किड्स वाज ए ग्रीक? हु सेड किड्स वाज ए ग्रीक? आपको बताना है किसने कहा कि जानकीट एक ग्रीक थे, एक यूनानी थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, पीबी शैली। यानी यह पीबी शैली का स्टेटमेंट है। पीबी शैली ने कहा, पीबी शैली सेड जानकीट्स वाज ए ग्रीक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नाउ द नेक्स्ट, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जानकीट्स पोएट्रीज। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जानकीट्स पोएट्री। जानकीट की पोएट्री का सबसे प्रसिद्ध जो गुण है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस यानी कामुकता। सेंसुअसनेस जानकीट्स की पोएट्री का नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कामुकता। नाउ द नेक्स्ट, which of the following poets does not belong to Lake School? Which of the following poets does not belong to Lake School? Lake School जो पोइट्स ग्रुप है, इस पोइट्स ग्रुप में कौन सा पोइट इंक्लूड नहीं है, आपको बताना है। लेक स्कूल पोइट्स ग्रुप, इस पोइट्स ग्रुप में कौन सा पोइट बिलोंग नहीं करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जानकीट। जबकि एसटी कॉलेज या लेक पोइट में आते हैं, रॉबर्ट सूदे लेक पोइट में आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ लेक पोइट में आते हैं, लेकिन लेक पोइट में जानकीट इंक्लूड नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट, which work was described by Jankeats as a feverish attempt? Which work was described by Jankeats as a feverish attempt rather than a deed accomplished? यानी जानकीट का वह कौन सा वर्क है, कौन सी वह कृति है जिसे फेवरिश अटेम्प्ट बताया गया है, रादर देन ए डीड अकम्प्लिश्ड, यानी डीड अकम्प्लिश कहने के बजाय, यानी एक श्रेष्ठ या एक कुशल कार्य कहने के बजाय एक फेवरिश अटेम्प्ट यानी आधे मन से, अधूरे मन से किया गया प्रयास, फेवरिश अटेम्प्ट। तो इसे किस वर्क को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपेरियन जो कि जानकीट का एक अबांडन्ड एपिक पोइम है। यानी हाइपेरियन को जानकीट ने पूरा नहीं किया था। इसमें हाइपेरियन में टाइटोनोमैकिया की कहानी है, जिसमें टाइटन्स ओलंपियन से हारते हैं और फिर वे निराश होते हैं। इस पर आधारित यह कहानी है। तो यह हाइपेरियन जो कि जानकीट का एक अबांडन्ड एपिक पोइम है। नाउ द नेक्स्ट, व्हेन डिड जानकीट डाई? जानकीट की मौत कब हुआ? आपको बताना है जानकीट का मौत कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1821। यानी जानकीट की मृत्यु 23 फरवरी 1821 को हुआ। यानी 23 फरवरी 1821, 23 फेब 1821,
23 फरवरी 1821 को इनका डेथ हो गया था, जबकि ये एक 31 अक्टूबर और 1795 यानी 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म हुआ था और 23 फरवरी 1821 को इनका डेथ हो गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1821। नाउ द नेक्स्ट, किट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स। जॉन किट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, यानी जॉन किट का वो कौन सा ओड रहा जिसमें उन्होंने पहले स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओड टू मेलनकली। यानी ओड टू मेलनकली जो जॉन किट का जो ओड है, इसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था। इस ओड टू मेलनकली में क्लासिकल थीम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टर्स एंड प्लेसेज जैसे साइक, लिथ और प्रॉस्परिन, यह सारे रेफरेंस जो है कि इसमें आए हुए हैं। क्लासिकल थीम, कैरेक्टर्स, प्लेसेज जैसे कि साइक, लिथ, प्रॉस्परिन, इस तरह के जो है कि रेफरेंस इस ओड टू मेलनकली में दिए गए हैं। इन्होंने इसके पहले स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था और यह है जॉन किट का एक सबसे शॉर्ट ओड है जो कि 1819 के ओड में लिखा गया था। इसमें कुल 3 स्टेंजा शामिल थे। नाउ द नेक्स्ट, ऑफ विच पोइम ऑफ जॉन किट्स हैज द फॉलोइंग लाइन्स। आपको बताना है जॉन किट का वह कौन सा पोइम है जिसमें लाइन आई हुई है, हियर मेलोडीज आर स्वीट। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट यानी सुने गए मधुर गीत मीठे होते हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन वे अनसुने गीत उससे भी ज़्यादा मधुर होते हैं। देयरफॉर ई सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, इसलिए तुम अपने सॉफ्ट पाइप को, कोमल बीन को बजाओ। तो यह पंक्तियाँ, यह लाइन जॉन किट के किस पोएम का है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओड ऑन ए ग्रीसन अर्न, यानी ओड ऑन ए ग्रीसन अर्न की ये पंक्तियाँ हैं। नाउ द नेक्स्ट, फॉर हुम जॉन किट्स यूज्ड द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम। इगोटिस्टिकल सबलाइम, इगोटिस्टिकल जो सबलाइम है, यह टर्म जॉन किट ने किसके लिए यूज किया है आपको बताना है। तो यह जो फ्रेज है इगोटिस्टिकल सबलाइम, यह जॉन किट का दिया हुआ फ्रेज है और यह फ्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, जब उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को सेंसर किया, समालोचना किया 1818 के एक लेटर में, जब वे उस लेटर को वुड हाउस को लिख रहे थे, यानी 1818 के वुड हाउस को लिखे गए लेटर में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम के रूप में टर्म किया। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये रहे इस वीडियो के क्वेश्चंस। हाउ फील लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट and subscribe my channel and share